हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपने असर्शन रीजनिंग का टॉपिक। और आज अपन करेंगे अपना चैप्टर लाइट चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स हैं, साइन कन्वेंशंस हैं, उन सबको मिक्स करके अपन ने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करी है असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड। ये टॉपिक कई बच्चों को, मे बी आपको भी, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि यार कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं, लेकिन निकलता कोई एक करेक्ट है और बाद में लगता है यार हाँ ऐसा ही तो था। तो आज अपन सीखेंगे कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाऊं, आप उसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से उस पर दिमाग लगाओ। 2-4 सेकेंड, 1 मिनट सोचो, अपने अकॉर्डिंग आंसर रफ में लिखो और फिर जब मैं ऑप्शन टिक करूं तो एक बार चेक करो कि आपने सही किया या नहीं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपकी मिस्टेक्स ठीक होगी, आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। वेरी इंटरेस्टिंग, असर्शन एंड रीजनिंग। देखो यहां पे असर्शन का मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, और रीजनिंग उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ गिव रीजन या उसका कोई एक्सप्लेनेशन या आंसर दिया जाएगा और हमें इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर हमने ए ऑप्शन टिक करा है तो इसका मतलब ये होता है कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। लिखा है ना, दे बोथ आर ट्रू। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। साथ में जो हमारा रीजन है आर, वो ए की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये होता है हमारे ऑप्शन ए का मतलब। बी, अगर हमने बी पे टिक करा तो इसका मतलब है कि ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी पे टिक किया तो ए तो ट्रू है और रीजन फॉल्स है। डी पे असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। और ई पे ये दोनों ही क्या है, फॉल्स है। क्लियर यहां तक? इजी है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का असर्शन पढ़ते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स। अब ये तो असर्शन हो गया। इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं ये? इसका मतलब ये है कि एक बड़ा सा जो कॉनकेव मिरर होता है उस पे जब पैरेलल सनलाइट रेज आती है तो वो सन की लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है और एक जगह मीट करा देता है। ठीक है, कन्वर्ज करके एक जगह क्या कराता है, मीट करा देता है। इस तरीके से लाइट रेज जो है ये मीट हो जाती है। ये हमारे असर्शन का मीनिंग है। लार्ज कॉनकेव मिरर पैरेलल सनलाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, अब इसका रीजन पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट टू अ पॉइंट। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। सही बात है। कहां पे कर रहा है, फॉलिंग ऑन इट टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, चेक करो यही हो रहा है क्या। कॉनकेव मिरर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रेज को मीट करा सकता है ना, इसलिए हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर में यूज कर सकते हैं। किस में यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर में, क्योंकि सोलर कुकर का मतलब होता है फूड को कुक करना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। सन की लाइट में जो हीट है उसकी मदद से फूड को कुक करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, कॉनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट हो जाती है। तो इसका मतलब मेरे लिए तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। एक बार रीड करेंगे। अ रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल टू द मिरर retraces its path। सही बात है। If in reflection the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। देखो इन्होंने बोला कि अगर हम किसी मिरर पे, एग्जाम्पल मैंने ये प्लेन मिरर लिया है ना, इस पे अगर मैं इंसिडेंट रे थ्रो करूंगा और वो इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर गई मिरर के, क्योंकि नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो मेरी यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल की तरह काम कर रही है।
इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल की तरह काम कर रही है, तो इंसिडेंट रे भी तो परपेंडिकुलर ही हुई। ओके, सही है बिल्कुल। यहां पे जो एंगल आई है वो बन गया है 0। क्यों? बिकॉज एंगल आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहां पे इंसिडेंट रे खुद ही नॉर्मल का काम कर रही है, इसमें एंगल आई की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर की वैल्यू भी क्या है? 0। एंगल आई भी 0 है, एंगल आर भी 0 है, इसका मतलब जैसी लाइट आएगी बाउंस बैक वैसी ही चली जाएगी। सो देयरफॉर मेनली यहां भी ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ए एंड आर असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? देखो, असर्शन रीजनिंग में बेनिफिट ये होता है, आपको किस पर्टिकुलर घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आया उसका क्या प्रिसाइज आंसर होना चाहिए उसकी नॉलेज मिल जाती है। हम अधिकतर क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर पता तो होता है, लेकिन लिखने का तरीका, जो उसका फॉर्मेट है, जो लैंग्वेज यूज करनी है, जो प्रॉपर वर्ड्स यूज करने हैं, हम वहां पे मिस हो जाते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं, तो हम प्रिसाइज चीज को कभी लिख नहीं पाते, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, यार हमारे मार्क्स पूरे क्यों नहीं मिले, हमने तो इतना सारा लिखा है। और किसी ने अगर प्रिसाइज लिखा है लेकिन हमसे कम लिखा है, उसको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो असर्शन रीजनिंग का ये भी बेनिफिट है कि आपको एक एक्चुअल रीजन, एक एक्चुअल वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन ये देखने को मिलती है, नॉलेज इंप्रूव होती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर। ठीक है, मिरर को आपने पानी में रख दिया, ठीक है, इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। मिरर की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी पानी में रखने से। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। यार एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने बोला कि कॉन्केव मिरर को आपने पानी में रखा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। पहली बात तो मुझे ये लाइन सही नहीं लग रही। मिरर की फोकल लेंथ मिरर की खुद की होती है ना, पहली बात तो। और साथ में जो वाटर है, जो अपना वाटर है, ठीक है, वो एक नया मीडियम है। अब आप चाहे मिरर को एयर में रखो या वाटर में रखो, मिरर को क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी फोकल लेंथ तो वैसी ही रहेगी। तो मुझे ये चीज तो गलत लग रही है, यानी कि ए जो है वो मुझे गलत लग रहा है, ये तो सही नहीं लिखी हुई चीज। अब आर पे फोकस करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। ये मुझे सही लग रहा है, यही तो समझा रहे हैं हम कि यार फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए तो रॉन्ग है और रीजन सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम लेसर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी, है ना। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, यानी कि सॉलिड की लाइट बेंडिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो जब लाइट एयर से या वाटर से सॉलिड में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ओके, सो ए इज बिल्कुल करेक्ट। ए तो ए में कोई गलती नहीं है। अब आते हैं आर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इज इट ट्रू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सही तो बात है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ऊपर वाला रूल चलता है सॉलिड के लिए और नीचे वाला रूल चलता है गैस के लिए। बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों ट्रू है और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, फिफ्थ, एन ENT स्पेशलिस्ट, ईयर, नोज एंड थ्रोट। इनका जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो कॉन्केव मिरर यूज करता है खुद के हेड पे, है ना। ठीक है, क्यों करता होगा? टू कंसेंट्रेट लाइट ऑन द बॉडी पार्ट लाइक आई, ईयर, नोज। ये तो थोड़ा बहुत उससे सिमिलर नहीं हो गया सोलर कुकर वाले से? वहां भी तो सनलाइट कंसेंट्रेट ही हो रही है एक पॉइंट पे, यहां भी वही हो रहा है। ठीक है, अ कॉन्केव मिरर इज मोर इफेक्टिव एंड इजीली अवेलेबल। ये तो कोई बात नहीं हुई। कॉन्केव मिरर का ये रीजन सही नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है
कि वो कॉनकेव मिरर यूज करता है, ठीक है। क्यों करता है? लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए करता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट कराने के लिए करता है, ताकि वो बॉडी पार्ट्स पे फोकस कर चुके। लेकिन जो हमारा ये आर है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है ना। कॉनकेव मिरर इज मोर इफेक्टिव एंड इजीली अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर स्टेटमेंट गलत है, ये बात सही है। कॉनकेव मिरर इफेक्टिव भी होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको ढूंढने में, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पॉइंट की। तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और आर दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आर का ए से कोई लेना देना नहीं है। आर एक अलग ही बात लिखी हुई है जिसका ए से कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट, कीपिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, इफ अ प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल ऑल्सो मूव। ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, मिरर को आगे पीछे करेंगे तो इमेज भी आगे पीछे होगी, क्योंकि प्लेन मिरर का रूल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा तो इमेज डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्लियर? इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मिरर। In case of a plane mirror, distance of object and its image is equal from any point on mirror. ठीक है, एक बार और रीड करें ढंग से। Keeping a point object fixed, if a plane mirror is moved, the image will also move. ठीक है, सही है। In case of a plane mirror, distance of object and its image is equal from any point on the mirror. एक बार पॉज करके फटाफट से खुद भी सोचो। अब देखो इसमें यार, मैंने आपको अभी वीडियो पॉज करके सोचने के लिए क्यों बोला, क्योंकि कईयों ने ये दिमाग लगाया होगा कि हमने ये प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है और उतनी ही दूर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट से मिरर को थोड़ा सा दूर बना दिया दूर। तो ऐसा करने पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज उससे उतनी ही और दूर चली गई। तो उनको लगा होगा ये बात तो बिल्कुल सही है, प्लेन मिरर को मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा और इमेज डिस्टेंस भी बढ़ेगा। प्लेन मिरर को मूव करेंगे, मिरर को हम कहां खिसका रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में खिसका रहे हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने दिमाग लगाया, इसमें कहीं भी ये लिखा है हॉरिजॉन्टली मूव करो। इन्होंने बोला प्लेन मिरर इज मूव्ड, तो यार वर्टिकली भी तो मूव हो सकता है। ये भी तो सोचो, ये मिरर ऊपर चले गया, नीचे आ गया, मूवमेंट तो हो रहा है, फिर इमेज मूव होगी क्या, नहीं होगी। समझ गए? यही पोजीशन में अगर हम मिरर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कम कर दें, ऐसे कर दें, नीचे ज्यादा कर दें, तो डिस्टेंस उतना ही है ना, तो ये भी तो उतना ही है। तो मिरर मूव कर गया, नीचे चले गया, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ये सही कब होता, जब ये हॉरिजॉन्टली वर्ड यूज करते हैं, और ये जो आर है ये सही है। तो मेरे हिसाब से ए फॉल्स है और आर ट्रू है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। 7th, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर दैन दैट इन डेंसर मीडियम। सही बात है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस। ये सही है क्या? पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आर का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। इसमें पहले पॉइंट का मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट रीजन क्या होता, इसका करेक्ट रीजन होता क्या, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते या डेंसिटी बोलते। डेंसिटी ऑफ रेयरर मीडियम इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम, या हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। इसका मतलब ए तो सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आर अपनी जगह तो सही है, लेकिन ए के लिए वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानी जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट, 8th, द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स, ठीक है, द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर कॉनकेव स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप के कॉनकेव मिरर्स होते हैं।
इन कॉन्केव स्फेरिकल मिरर्स, ये कॉन्केव वर्ड है ना, कॉन्केव वर्ड, इन कॉन्केव स्फेरिकल मिरर्स द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, कॉन्केव मिरर तो एक ही बार वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी हर बार तो रियल इन्वर्टेड ही बनाता है ना। यही तो उसका मेजर केस था। 6 केस बनते हैं रे डायग्राम्स के, जिनमें से 5 केसेस तो रियल इन्वर्टेड होते हैं, सिर्फ पहला केस होता है वर्चुअल इरेक्ट। इसका मतलब आर तो फॉल्स है, ठीक है, और ए बिल्कुल ट्रू है। सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर का यूज होता है ना, चाहे वो टॉर्च की लाइट हो, लेजर लाइट हो, या फिर वो गाड़ियों के हेडलैम्प हो, ऐसे केसेस में। तो इसका मतलब ये ट्रू है और ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, लाइट्स ट्रैवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्लास इज डेंसर देन एयर। ये बात सही है और ये बात फॉल्स है। लाइट ग्लास में फास्ट नहीं होती है बल्कि स्लो होती है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। सही बात है। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर। ये भी सही बात है ना, ज्यादा एरिया कवर होता है इसीलिए लगाते हैं उसको, है ना। इसका मतलब ये सही है। कॉन्केव मिरर जो है ना वो इस तरीके से होता है, तो उसका जो व्यू है ना वो काफी बड़ा होता है। ये पैरेलल लाइट रेज आती है तो ये व्यू को बढ़ा देती है। ये इस तरीके से व्यू बढ़ गया इस मिरर का, इतना बड़ा व्यू हो गया आराम से। तो व्यू बढ़ने की वजह से ही तो हम इसको मेजरली यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज वी स्पीड इज इक्वल टू सी अपॉन एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सही है। सी क्या है? सी याद रखना, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि एयर, विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये स्टैंडर्ड वैल्यू को बोलते हैं अपन सी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी इन ग्लास, ठीक है। ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ कलर का पॉइंट आना चाहिए क्या? यस, क्योंकि हमने ये आई में पढ़ा था, यहाँ इन्होंने मिक्स कर दिया इन बातों को। जो प्रिज्म वाला टॉपिक था उसमें रेड कलर सबसे कम बेंड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ यानी कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ यानी कि वेलोसिटी सबसे कम होती है। यानी कि लाइट की जो स्पीड है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब कुछ उसके कलर पे भी डिपेंड करेगा। इसमें हम लेजर लाइट जनरली मैक्सिमम केसेस में रेड ही यूज करते हैं। डेंजर सिग्नल रेड यूज करते हैं। व्हीकल्स की बैक लाइट रेड होती है। ट्रैफिक लाइट में पहली लाइट स्टॉप होने वाली रेड होती है। एम्बुलेंस की लाइट रेड होती है। इसका रीजन क्योंकि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। सो ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, और मेरे अकॉर्डिंग तो जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 12th। देखो असर्शन क्या है, मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर। ओके, अ प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। यार एक बात बताओ, स्फेरिकल मिरर जो है वो इस तरीके का बनता है। एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर, ये शेप होती है कॉनकेव मिरर की। ये पैरेलल लाइट मिरर पे आई और ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके एक सेंटर पॉइंट से पास हुई विच इज फोकस। अब अगर ये लाइट रेज पैरेलल आने के बाद पैरेलल ही वापस चली जाए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्लेन मिरर, ठीक है, देन दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं ना कि रेस जो है ये ऑलमोस्ट मीट कर ही नहीं रही बिकॉज दे आर पैरेलल। इसका मतलब यहां जो इसका आगे जाके फोकस बनेगा वो फोकस बनेगा इंफिनिटी पे, है ना। फोकस कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट है। कितनी लंबी फोकल लेंथ है, यहां तो इजीली आप फोकल लेंथ को मेजर कर सकते हो, है ना, क्योंकि लिमिटेड है। लेकिन इसमें फोकस कहां है वो पता ही नहीं है, तो फोकल लेंथ इंफिनिटी पे चली गई। क्लियर, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये सही तो लिखा है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ।
क्लियर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ की कोई लिमिट ही नहीं है। क्लियर, अब मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू प्लेन मिरर। सही बात है। अब देखो ये पहली लाइन क्यों लिखी हुई है, मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं, है ना। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब मैं बोल रहा हूं कि f जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हुआ 0। क्यों हुआ 0? ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो अगर मैं f की वैल्यू इन्फिनिटी यहां पुट करता हूं तो ये 0 आ जाएगा। अब इस 0 को यहां लगाओ तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 0। 1/f की जगह 0 लगा दिया, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया मेरा 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/u। अब इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो u इज इक्वल टू -v। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ऐसा कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल फॉर प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर में ही तो हमने 5 कैरेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हो गई ना ये बात प्रूफ। तो ये इक्वल कब हुए? जब फोकल लेंथ क्वेश्चन में से गायब हो गई। हो गई ना या गायब? कब हुई गायब? जब उसकी वैल्यू 0 हुई। 1/f की वैल्यू 0 कब होगी? जब फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी। हेंस अगर हम बहुत ज्यादा डीप लॉजिकली सोचें तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट है। हेंस तो मेरा आंसर हुआ ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब 13th क्वेश्चन। देखो 13th क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। इट इज नॉट पॉसिबल। यार वर्चुअल इमेज को मैं आईज से ही तो देख रहा हूं। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं मिरर के अंदर खुद की इमेज देख रहा हूं तो मैं देख तो मेरी आंखों से ही रहा हूं ना, किसी और की आंखों से थोड़ी देख रहा हूं। यानी कि असर्शन तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहां नॉट वर्ड आ गया। अब आता है रीजन पे। द रेज दैट सीम टू एमिनेट फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट एमिनेट फ्रॉम द इमेज। जो रेज हम अज्यूम करते हैं कि इमेज से निकल रही है, वो एक्चुअल में क्या निकलती है इमेज से? चेक करें एक बार डायग्राम बना के। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये पैरेलल लाइट गई, ठीक है, ये बाउंस बैक होके वापस आ गई। ये पैरेलल लाइट गई, ये बाउंस बैक होके वापस आ गई, क्योंकि 90 डिग्री पे है। ये इस बार इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके कहीं और चली गई। ये इंसिडेंट रे, ये भी रिफ्लेक्ट होके अब कहीं और चली गई। इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। तो यहां पे मेरी क्या बन गई? इमेज। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। अब क्या रेज, ये जो इमेज की है ये एक्चुअल में निकल रही है क्या? नहीं, ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब वो चीज जिसको हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। दैट इज, ये हमारा अजम्पशन है। तो एक्चुअल में जो रेज जिनकी वजह से इमेज दिख रही है वो इमेज से एक्चुअल में निकल रही है? नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर यहां तक? दीज रेज आर नॉट एक्चुअल, ठीक है, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट होके वहीं की वहीं निकल गई, ये हमारा अजम्पशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, 14, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेन मिरर is moved through a distance x, then image moves through a distance 2x। अगर आपने ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर दोनों को x डिस्टेंस मूव करा है तो इमेज जो है वो 2x डिस्टेंस मूव कर जाएगी। ये है असर्शन। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड प्लेन मिरर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस x, then the image also moves through a distance 2x। अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया और सिर्फ मिरर को मूव करा तो भी इमेज 2x पे मूव कर जाएगी। यार तो बड़ा अजीब सा है, एक बार दोबारा से रीड करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को x डिस्टेंस मूव करेंगे तो इमेज जो है वो 2x डिस्टेंस मूव होगी। क्लियर यहां तक? ऑब्जेक्ट भी x डिस्टेंस चले गया, इमेज भी, मिरर भी x डिस्टेंस चले गया, तो बीच में गैप डबल हो गया, इसलिए मिरर का भी गैप डबल हो गया। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आता है कि हाँ यार ये तो एक लॉजिक बन रहा है, लेकिन क्या रीजन सही है? ऑब्जेक्ट को तो आपने क्या कर दिया? फिक्स, और मिरर को आप मूव कर रहे हो कितना डिस्टेंस? x। मिरर को
तो क्या इमेज x की वजह से 2x मूव करेगी? डायग्राम बनाए फटाफट से। देखो ये हमने एक प्लेन मिरर लिया, क्लियर यहां तक? ये हमने क्या करा, एक प्लेन मिरर लिया, सेंटर में लेते हैं, यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस कितना है x, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, x होगा, ये डिस्टेंस भी x। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पीछे खिसकाओ, ठीक है, और मिरर को भी पीछे खिसकाओ इस तरीके से कि ये 2x हो जाए, है ना? तो क्या ये उधर भी 2x हो जाएगा? नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तो सही बात है। मिरर को पीछे खिसका दिया, ऑब्जेक्ट को भी इधर खिसका दिया, तो बीच में जो गैप है वो x प्लस x 2x हो गया, तो इमेज भी तो 2x चली जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं y, है ना? ऐसे सोचो कि ये y है, ये y हो गया। अब ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस पीछे खिसकाते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी लोकेशन से x डिस्टेंस पीछे चले गया, y डिस्टेंस तो ये ऑलरेडी था मिरर से, अब मिरर को भी हमने x डिस्टेंस पीछे कर दिया, मिरर भी पीछे चले गया। तो ओवरऑल अब जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस और बढ़ गया, 2x डिस्टेंस और बढ़ गया। तो क्या इमेज भी 2x डिस्टेंस और बढ़ेगी? यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, y प्लस 2x। हेंस यहां पे हमारी इमेज बन जाएगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ऑब्जेक्ट को 2x खिसकाएंगे तो इमेज भी 2x खिसकेगी, ये बात बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को तो फिक्स कर दो, मिरर को x खिसकाओ, तो क्या इमेज 2x जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? दोबारा से देखते हैं एक बार डायग्राम, है ना? इसको अब एक बार ऊपर शिफ्ट करो, देखो इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। मिरर को पीछे खिसकाते हैं, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को वहीं रहने देते हैं जहां वो था, क्लियर? कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, y प्लस x, सिर्फ x का इंक्रीमेंट हुआ, तो इमेज का भी कितना इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ x का इंक्रीमेंट होगा। इमेज का भी इंक्रीमेंट उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का हुआ है, हेंस x डिस्टेंस खिसकाने से वहां 2x नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन है वो गलत है और असर्शन सही है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझा सकता हूं, सामने खड़े होके थ्योरी बोलना चालू कर दूं और ऑप्शन बोल दूं सी सही है, लेकिन डायग्राम से थोड़ा सा क्या होता है कि पुरानी बातें रिकॉल होती है। ये पुरानी बातें क्या होता है, डायग्राम से है ना रिकॉल होती है कि हाँ यार ऐसा था, एक्चुअल में हमने ऐसा बुक्स में भी पढ़ा है, तो इसलिए हम क्या डायग्राम बनाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम मे भी ज्यादा लग जाए, लेकिन इससे चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होगी। मिरर भी पीछे चले गया, लेकिन यहाँ मिरर सिर्फ पीछे गया है, ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं है, चेक कर लो, इधर ऑब्जेक्ट भी पीछे गया था, है ना? नेक्स्ट करें 15th। When object moves with a velocity 2 meter per second, its image in the plane mirror also moves with the velocity 4 meter per second। ठीक है, ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता शायद। एक बार चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, then the image in the plane mirror moves with the velocity of 4। The image formed by a plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। इसका मतलब रीजन तो बिल्कुल सही है, असर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक बार दोबारा से रीड करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इमेज 4 से मूव करेगी क्या? चेक करें, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं वापस। ये मैंने क्या करा, एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, मान लो उसका डिस्टेंस है एग्जाम्पल 5 मीटर्स, ठीक है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 5 मीटर्स। क्लियर, ये बात तो समझ में आई। अब मिरर वहीं की वहीं है, मिरर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक सेकंड में 2 मीटर फार चले गया, 2 मीटर दूर चले गया। यानी कि एक सेकंड होते ही ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे चले गया। दैट इज एक सेकंड के बाद इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, 7। 2 बढ़ गया क्योंकि, तो इमेज का डिस्टेंस इन्होंने कहा कि इमेज इस स्पीड से मूव करेगी, यानी कि इमेज जो है वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, 4 मीटर। अगर ऐसा हुआ तो इमेज अपनी जगह से जब पीछे जाएगी तो 4 मीटर पीछे जाने की वजह से इमेज हो जाएगा 5 + 4 9 मीटर। यहां पे प्लेन मिरर के रूल्स ब्रेक हो गए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
और इमेज डिस्टेंस इक्वल नहीं रहा, इसका मतलब असर्शन तो है फॉल्स, ठीक है, असर्शन क्या है, फॉल्स, असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि आर में तो कॉमन लॉ ही लिखा हुआ है ना, तो यहां पे ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर्स मिरर, ठीक है, ये तो लिखा हुआ भी होता है। Convex mirrors have a wider field of view as they are curved outwards. They also give an erect though diminished image. ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की तो वो कर्व्ड होता है इनवर्ड्स, और मैक्सिमम केसेस में जो वो इमेज देता है वो होती है रियल इन्वर्टेड। वो इमेज एनलार्ज भी देता है, ठीक है, हाईली एनलार्ज भी देता है, इक्वल भी देता है, डिमिनिश्ड भी देता है और हाईली डिमिनिश्ड भी इमेज देता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो वो अपना बल्ज होता है आउटवर्ड्स, तो इसका व्यू पहली बात तो ज्यादा है, व्यू जो है वो ज्यादा है क्योंकि बाहर की तरफ घूम गया। अगर व्यू ज्यादा है तो ये जो बल्ज हो रहा है, दैट इज जो बेंड हो रहा है, ये आउटवर्ड्स हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से जो इसकी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, और हमेशा ये डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा, हमेशा ये क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो हमको एक रे डायग्राम बना लेना चाहिए, चेक करते हैं उससे बात समझ में आती है क्या, है ना। ये हमने बेसिक्स बनाए, ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। मिरर का फोकस कहां बनता है, मिरर का फोकस तो पीछे बनता है, यहां पे कहीं पे फोकस होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया, ये पैरेलल लाइट रेज गई और ये पैरेलल लाइट रेज जो है ये रिफ्रैक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हो गई आउटवर्ड्स। जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये सीधी चली गई। अब हमने एक लाइट रे को पोल पे सेंड करा तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब इनको हमने कंस्ट्रक्ट करा तो यहाँ पे क्या बनी, इमेज। इमेज मिरर के पीछे है इसलिए इमेज वर्चुअल है, एरो ऊपर जा रहा है इसलिए इमेज इरेक्ट है, इमेज का एरो छोटा है, ऑब्जेक्ट का एरो बड़ा है, इसलिए इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। सही बात है, चेक करो। कॉन्वेक्स मिरर्स हैव अ वाइडर फील्ड, ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये भी सही है, इरेक्ट इमेज देते हैं, ये भी सही है, और इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी कि साइज में छोटी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम ड्राइवर्स मिरर को एज अ कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नहीं तो क्या होता, अगर इमेज इरेक्ट नहीं होती, इन्वर्टेड होती, तो हमको हर चीज पीछे के आते हुए व्हीकल, पीछे के घर, पेड़ उल्टे दिखते, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, रोड तो हो जाती ऊपर और स्काई हो जाता नीचे, तो बहुत फनी हो जाता। इसलिए हम कॉन्केव मिरर को अवॉइड करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही रीजन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आते हैं किस पे, 17th पे। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन तो सही है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये बात भी तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ये तो बहुत कॉमन बात है ना, सारे रे डायग्राम्स में यही लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज मेकअप मिरर्स। When the face is held within the focus of a concave mirror, then a diminished image of the face is seen in the concave mirror. अगर हम फोकस पे इमेज रखेंगे when the face is held within the focus, ठीक है, within the focus, फोकस के अंदर अंदर, यानी कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम फेस को रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ऐसा होता है क्या कॉन्केव मिरर में? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, कॉन्केव मिरर को हम मेकअप मिरर्स में यूज करते हैं, क्लियर, क्योंकि वो इरेक्ट इमेज बनाते हैं और एनलार्ज बनाते हैं, यानी कि रीजन तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं, है ना, और अगर मैं यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूं और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होगी फोकस से, और जो लाइट पोल पे जा रही है वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे अगर मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है तो क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी और एनलार्ज इमेज बनी।
इन्होंने यहाँ पे चेक करो, पीछे जो रीजन में स्टेटमेंट लिखा है उसमें गड़बड़ है। इन्होंने यहाँ वर्ड क्या यूज कर लिया, डिमिनिश्ड, इसलिए रीजन गलत है। कॉनकेव मिरर जब भी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इमेज बनाएगा वो कभी भी डिमिनिश नहीं होगी, वो एनलार्ज इमेज होगी। ठीक है, इसका मतलब ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ कांस्टेंट, है ना, इट इज अ कांस्टेंट। कोई भी चीज की यूनिट क्यों नहीं होती है, कोई भी चीज की यूनिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो चीज आपने उसके फॉर्मूले में यूज करी या तो उनकी कोई यूनिट नहीं है, या फिर ऊपर की जो यूनिट है वो नीचे की यूनिट के बराबर है तो वो कट गए, है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, यही तो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। स्पीड की अगर हम बात करें तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर नीचे यूनिट सेम है ना, तो यूनिट कट गई तो कोई यूनिट बची ही नहीं, ना मीटर बचा ना सेकेंड बचा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट हो गया। तो हेंस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, द फॉर्मूला कनेक्टिंग U, V and F for a spherical mirror is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object। सही बात है, ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा। दैट इज मिरर फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। इट इज ऑलवेज वैलिड, नहीं तो ये फॉर्मूला ही नहीं बनता। फॉर्मूला कब यूज होता है, कोई भी, जैसे मैथ्स में आइडेंटिटी यूज होती है A+B², वो कब यूज होती है, वो हर जगह वैलिड है तभी तो यूज होती है। सिमिलरली फॉर्मूला भी हर जगह वैलिड है। सो असर्शन इज एग्जैक्टली ट्रू। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेस। देखो अब इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है, इजीली समझ आ रहा है कि यहाँ गड़बड़ है। स्फेरिकल मिरर, प्लेन सरफेस, इनका तो कोई लिंक ही नहीं हुआ, है ना। सही बात है, ये लिखा हुआ अपनी जगह सही है, लेकिन इनका लिंक नहीं है। चेक कर लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, सही तो बात है, दे आर वैलिड। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू, बट ये उसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चेक कर लो एक बात, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेस। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, दो ही तो लॉ है, हमेशा वैलिड होते हैं, हर जगह वैलिड होते हैं, चाहे प्लेन हो या कर्व्ड हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट 21, अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन द कॉनकेव मिरर अनलेस ही इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तभी उसको इमेज दिखेगी। इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज real provided the object is situated beyond its focus। in a concave mirror the image formed is real provided the object is situated beyond its focus। सही तो बात है, अगर ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रीजन तो इमेज जो है वो रियल कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के पीछे होगा। ठीक है, एक बार असर्शन को दोबारा से पॉज करके रीड करके देखो। अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन अ कॉनकेव मिरर unless he is standing beyond the center of curvature of mirror। ठीक है, तो वो अपनी इमेज नहीं देख पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो भी तो वो इमेज देख लेगा, फोकस पे है तो नहीं देख पाएगा, लेकिन फोकस से आगे खड़ा है तो देख सकता है। अभी अभी रे डायग्राम बनाया था, है ना। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन में गलती है ना, असर्शन में प्रॉब्लम है। इन्होंने यहाँ एक बात, मुझे तो नहीं लग रहा सही है बिल्कुल। अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन अ कॉनकेव मिरर अनलेस ही इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर यार इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, अभी अभी हमने इस सिचुएशन की बात करी थी, एक डायग्राम बनाया था। चेक करो, कॉनकेव मिरर है, क्या ये पर्सन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है? नहीं, ये खड़ा है फोकस और पोल के बीच में।
तो भी तो इसको खुद की इमेज दिखेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इस सिचुएशन में भी इमेज दिख रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा यहाँ पे 21 में जो असर्शन है वो है गलत, क्योंकि इमेज वो देख सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे खड़े होके भी। लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, रीजन का स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। इन अ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड इट्स फोकस। जैसे ही फोकस के पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट तो जो इमेज है वो रियल बनेगी। चेक करके देख लो आप आराम से। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, ठीक है। ये पोल है, यहां गई लाइट पैरेलल, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, यहां लाइट गई किधर, पोल पे, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। तो यहां पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई ना इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। यहां भी तो रियल इमेज बन रही है, तो फोकस के पीछे जाते ही तो बन रही है। हेंस रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं किस पे, अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, ओके। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस ओनली, नो। मिरर भी तो बनाता है, कौन सा मिरर, दोनों मिरर बनाते हैं, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स, बल्कि तीनों। प्लेन मिरर भी तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। मिरर के साथ पार्शियलिटी क्यों हो रही है, मिरर भी तो वर्चुअल इमेज बना के देता है, लेंस ही थोड़ी बना के देता है ना। और लेंस में भी कन्वर्जिंग लेंस भी बनाता है, वो अपन पढ़ेंगे ना जब असर्शन रीजनिंग रिफ्रैक्शन के, ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के, तब अपन उसमें भी क्लियर करेंगे ये बातें। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत लिखी हुई है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। तो आज का जो पूरा टॉपिक था यार, वो सिर्फ बेस्ड था असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने मिरर तक का टॉपिक कंप्लीट करा है। आज अपन ने ऑलमोस्ट कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं करा है रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। ना तो लेंस फॉर्मूला अपन ने डिस्कस करा है, ना अपन ने दोनों लेंस के बारे में डिस्कस करा है, ना रिफ्रैक्शन के फिनोमेनास डिस्कस करे। हाँ, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर डिस्कस करा है, लेकिन अपन आगे इस टॉपिक को और एक्सटेंड करेंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा बेस्ड ऑन द असर्शन रीजनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब अपन उन लॉजिक्स को और रिकॉल करेंगे, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं बाकी के चैप्टर्स के भी असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा। हेंस वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नॉलेज को एनहांस करने में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।